नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर। मैं हूं अक्षय बिदुआ और लेकर हाजिर हैं आपके लिए हमारी खास पेशकश अखलाक को बख्श दो। दादरी मामले को लेकर राजनीति करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गौमांस की अफवाह में अखलाक की हत्या के बाद कई मंत्री और नेता बेसड़ा गांव का दौरा कर चुके हैं। बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन बयानबाजी सियासी रोटी सेकने का यह सिलसिला अब भी जारी रहा तो वहीं महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दादरी पर अपनी शांति भरी अपील करते हुए कहा कि भारतीय समाज की विविधता, सहिष्णुता और बहुलता के बुनियादी मूल्यों को हम निश्चित तौर पर अपने दिमाग में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसे कभी यूं ही गंवाने नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनेता हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं। तो आइए ऐसी खबर के साथ हम शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम अखलाक को बख्श दो। तो इससे पहले कि हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएं, पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे आज के पैनल में मौजूद हैं हमारे साथ मयंक गोयल जी हैं, आप बीजेपी नेता हैं। मेरे साथ भगत विधुड़ी जी हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। पैंथर पार्टी से राजीव खोसला जी मेरे साथ हैं। और न्यूज़ रूम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर ज्ञान सिंह ज्ञान, आप राष्ट्रीय चेतना अभियान से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दुष्यंत नागर जी न्यूज़ रूम में हैं, आप एक समाज सेवी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। बुधवार को बीएचपी से जुड़ी साध्वी प्राची बिना परमिशन बिसड़ा गांव पहुंची। उन्होंने धारा 144 लागू होने और बिना इजाजत बिसड़ा पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें दादरी से बाहर छोड़ दिया। आपको बता दें कि साध्वी उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने दादरी को लेकर खूब भड़काऊ भाषण दिए हैं। दादरी मामले को लेकर राजनीति करने का सिलसिला नहीं थम रहा। गौमांस की अफवाह में इखलाक के मर्डर के बाद कई मंत्री और नेता बिसेड़ा गांव का दौरा कर बयानबाजी कर चुके हैं। वहीं आज वीएचपी से जुड़ी साध्वी प्राची बिना परमिशन बिसेड़ा पहुंच गईं। धारा 144 लागू होने और बिना इजाजत बिसेड़ा पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें दादरी के बाहर छोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद भी साध्वी के तेवर तल्ख कायम रहे। दादरी में एंट्री न मिलने पर साध्वी प्राची ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हिंदुओं के साथ सरासर अन्याय करता है शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश का। कल अयूब अंसारी आए थे, मैं पूछना चाहती हूँ उनको क्यों जाने दिया? मैंने रिक्वेस्ट की एसडीएम साहब मैं अकेली जाऊंगी उस परिवार में केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि शासन का इतना दबाव है कि एसडीएम साहब मौन है। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, उन्होंने यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खां पर दादरी मामले को लेकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। बेहूदी पूर्वक व्यवहार हमारे साथ किया। हम तो शांति पूर्वक आ रहे थे और हमारी गाड़ी तोड़ दी प्रशासन ने। ये किसके इशारे पर हो रहा है आपके साथ ये सब जो हो रही है? ये सब आजम खान के इशारे पर होता है। जब जब भी ऐसी घटनाएं होती है आजम खान का बार बार इतना दबाव प्रशासन पे होता है कि प्रशासन मूक हो जाता है। साध्वी ने दूसरे नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद से ओवैसी आ सकते हैं तो दिल्ली से राहुल भी आ सकती हैं, तो भला उन्हें दादरी में जाने से क्यों रोका जा रहा है? साध्वी ने इस मामले में हिंदुओं को फंसाने का आरोप लगाया। हमारे हिंदुओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। गौ हत्यारों को इनाम दिया जा रहा है। ये हिंदुओं के टैक्स का पैसा गौ हत्यारों को इनाम दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। साध्वी ने साफ कहा कि वो दादरी में दोबारा आने की पूरी कोशिश करेंगी। मैं प्रयास करूंगी, उन परिवारों को न्याय दिला करके रहूंगी और कोशिश करूंगी किसी भी तरह से उन परिवारों में जाने की। साध्वी के तल्ख तेवर और बयानों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनकी जुबान तो बस हिंदू का राग है। ऐसे में आखिर कैसे कोई एक दूसरे को एक समान कह सकता है? एक तरफ बीजेपी ने पार्टी के नेताओं को दादरी मामले पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी, तो दूसरी तरफ साध्वी इस तरह का बयान दे रही हैं। और आखिर इसमें बीजेपी भी क्या करे? हर किसी पर जोर भी तो नहीं चलता। और फिर वीएचपी तो बस एक सहयोगी मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो आपने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट दादरी के ऊपर है। ऐसी रिपोर्टें बिसड़ा गांव की हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में
कि अखलाक को बख्श दो, और ये अखलाक को बख्शने की जो अपील है ये है देश के राजनीतिज्ञों से, ये है देश के राजनेताओं से, सियासतदानों से। हमारे साथ हमारे पैनल लगातार बने हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले हम बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल ने रेडियो पर एक ऐड दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश के नेता दूसरों के घरों में मांस फेंकवाकर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में गए, राहुल गांधी ने कहा कि जब भी इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, बीजेपी इसी तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लड़ाई करवाती है। ये सब भी हो रहा है, बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी। इस कार्यक्रम के बीच में हम आपको हर एक रिएक्शन बताएंगे। तमाम नेताओं ने, सियासतदानों ने, राजनीतिज्ञों ने दादरी के बिसेड़ा गांव में हुई घटना पर क्या राजनीति की है, क्या कुछ बोला है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मयंक गोयल जी, आपके पास में आ रहा हूं, आप बीजेपी से हैं और आपसे जानना यह चाहूंगा कि अखलाक को आखिर बख्शा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, घटना जो दादरी में हुई वो सभी जानते हैं कि वो अशोभनीय रही, और इसके पीछे जो मूल बात थी, यदि समस्या की जड़ में जाएंगे तो ध्यान में आएगा। पूरे क्षेत्र के अंदर गायों का, गौवंश का लगातार चोरी का होना, उनका ना पकड़ा जाना, सपा सरकार लगातार विफल है किसानों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देने में। इन सारी परिस्थितियों में किसान पहले ही परेशान है। उसके गौवंश की चोरी हो जाती है, गायों को उठाकर ले जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर गौकशी करना अपराध है और गाय की चोरी भी संज्ञेय अपराध है। तो गरीब किसान के यहाँ से यदि उसके बैल को, गाय को, बछिया को चोरी कर लिया जाएगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सपा की शासन में तो पुलिस तो आजम खान की तो भैंसें ढूंढ लाती है, पर हमारे जो बाकी गरीब किसान हैं उनकी गाय चोरी होंगी और उसके बाद में यदि उनको मारा जाएगा, काटा जाएगा, तो स्वाभाविक रिएक्शन भी आता है। तो कहीं ना कहीं सपा अपनी जिम्मेदारी से ना बचे। उनको पूरा का पूरा एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत मिला, और उसके बावजूद भी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिल्कुल विफल है। ठीक है, भगत विधोड़ी मेरे साथ हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। भगत जी, ये इस पर हम बात ना करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजनीतिक बयानबाजी भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी जो हुई है वो बयान हमने सारे इकट्ठा किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक दुखद घटना हुई है, उस दुखद घटना के लिए क्या सहानुभूति होनी चाहिए थी, क्या मरहम लगाया जाना चाहिए था, क्या वो हो रहा है, या ये सिर्फ देश के एक राज्य में इलेक्शन है, चुनाव है, और जैसा कि विपक्ष का भी आरोप है कि ये सिर्फ एक राजनीति है? देखिए अक्षय जी, ये जो दादरी के बिसरा गांव में हुई है, ये एक बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं पर्सनली जानता हूँ उस गांव के वासियों को, और मैं वो गांव में देखा भी है। अभी तो नहीं गया, मैं पहले गया था। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली कोई 1% भी उनके अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं है, और इतना प्यार है। अभी मैं कल न्यूज़ में देख रहा था, एक उसके अखलाक के मकान के बराबर में पड़ोस में किसी मुस्लिम लड़की की शादी है, जिसकी तैयारियां वहाँ के हिंदू लोग कर रहे हैं। तो गाँवों में, देहात में, किसी भी गांव में आप चले जाइए, वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ मैनिपुलेट की जा रही है, और बड़ी ही दुख और शर्म की बात है कि हमारे नेता और हमारी जो सरकारें हैं वो गाय भैंसों पर तो इतनी तवज्जो दे रहे हैं, एक इंसान जो मारा जा रहा है और इंसानों में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, जो जहर भरा जा रहा है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी हमारे जैसे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि गाय चोरी हो जाती है, गाय और वो चोरी हो जाती है, या कोई भैंस ढूंढ लाता है, और इनको अखलाक, एक व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसके ऊपर कोई दुख नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, नहीं है, ऐसा मत कहो। मेरा सबसे पहले कहा शोभनीय है। हम ठीक है, आप सबसे पहले व्यक्त की अपनी भावना। जी जी जी, वो तो खैर मैं समझ, वो तो हम समझ रहे हैं, महंग जी वो समझ रहे हैं हम। देखिए, सपा सरकार का जहाँ तक है, सपा सरकार और भाजपा जैसे लोकसभा में इन्होंने किया था, उधर आजम खां जी हो जाते हैं, ओवैसी जी आ जाते हैं। अभी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, वहाँ इनको दिख रहा है कि महागठबंधन जीत रहा है।
उसके लिए इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए और 2017 को टारगेट बना के, यूपी को टारगेट बना के, क्योंकि यूपी के अंदर पहले भी ये साजिश जो है वो सपा और बीजेपी, बिल्कुल सपा और बीजेपी की और आरएसएस की मिलकर, और ये हमेशा होती है, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। बीजेपी कहती है हमें बदनाम करने की कोशिश है। ये बदनाम, ये तो अभी आपने साध्वी जी का बयान में अभी यहाँ देख रहा हूँ आपके, वो क्या बयान है, और अभी उससे पहले कल का नित्यानंद स्वामी जी का क्या बयान था, और ओवैसी जी वहाँ क्या बयान दे रहे हैं। हैदराबाद से यहाँ आने में इतना टाइम नहीं लगता उन्हें यहाँ पर, और हमारे जो केजरीवाल जी है वो वहाँ गए हैं अभी दिल्ली में, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक शख्स को पीट के मार दिया था जमुना पार्क के अंदर, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं था जाने का, और आज वहाँ पे ये दादरी के लिए इतने चिंतित हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली तो संभाल लीजिए आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं आप जाके, और आप जहाँ तक सपा की बात कर रहे हैं तो हमारे आजम खान जी के पास की अगर भैंस भी चोरी हो जाती है तो पूरा हमला उसके लिए लग जाता है। आज ऐसा क्या है बिसरा गांव में, सारे नेता बिसरा गांव में जा रहे हैं। अरे भाई तुम अभी काशी में देख लीजिए आप, काशी में क्या हाल हुआ है, और कोई नहीं मिला तो कांग्रेस का विधायक को उसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये दोनों ही मिलकर क्या होता क्या है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक कम्युनिटी के लोगों के लिए बयान दूसरा करेगा, दूसरी कम्युनिटी के लिए दूसरा करेगा। चलिए, राजीव खोसला मेरे साथ हैं। राजीव खोसला जी, आप पैंथर पार्टी से हैं। ये तो बात हुई बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी की, लेकिन जैसा कि हमारे दोनों नेताओं ने बताया, हमारे पैनल में शामिल बीजेपी और कांग्रेस के, कि ये कोरी राजनीति है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अखलाक की मौत साजिश थी और वो एक चुनावी मुद्दा था जिसे जमकर कैश किया जा रहा है, भुनाया जा रहा है? देखिए, बात दरअसल ये है, आपने बहुत अच्छा एक जो पॉइंट लिया हुआ है, अखलाक को बख्श दो, बिल्कुल ठीक बात है। ये राजनीति चाहे वो ओवैसी शेख करें या स्वाति करें या आजम खान को बयान दें, यह सिर्फ एक सोची समझी एक साजिश है। पैंथर्स पार्टी यही कहती आई है, भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारत जलाओ पार्टी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में फसाद हो। आप गोवा में देख लीजिए ना, वहाँ के मुख्यमंत्री बीफ पे बैन नहीं लगाते, वो कहते मैं भी खाता हूँ, सबको खिलाओ। तो ये दोगली राजनीति क्यों? ये अखलाक जैसे सैकड़ों और लोग हैं। ये तो बात वही हो गई कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। आज अखलाक का उन्होंने वध कर दिया, बहुत गलत बात है ये, किसी का ऐसे वध करना। मगर अखलाक जैसे और बहुत लोग हैं जिनको कि ये सरकारों को देखना चाहिए। जैसे केजरीवाल साहब का बयान है, उन्होंने जो दिया, केजरीवाल साहब के सामने जंतर मंतर पे उनके सामने एक कथित किसान गजेंद्र ने अब आत्महत्या कर ली, और केजरीवाल साहब वहाँ बैठते हुए देखते रहे, और उसके आत्महत्या करने के बाद, उसकी मौत होने के बाद 1 घंटे तक भाषण देता रहे। इसमें तो केजरीवाल साहब की साजिश है। ये सिर्फ नेता अपना पूरा गेम बनाते हैं ताकि आपस में जनता को परेशान करें, लड़ाई करवाते रहें। ठीक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्ञान सिंह ज्ञान। आप राष्ट्रीय चेतना अभियान से जुड़े रहे हैं। ज्ञान सिंह ज्ञान जी, दर्शकों के लिए आपका परिचय, और आपने देश भर में चेतना के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए अभियान चलाया, आपने यात्राएं की हैं। ज्ञान सिंह ज्ञान जी, क्या अखलाक के साथ जो कुछ हुआ, अखलाक को क्या चुना गया था? क्या उसे इस साजिश का, इस चुनावी राजनीति का मोहरा बनाया गया था? ऐसा है, मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी, और आम जनता के एक पीड़ा को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अखलाक साहब भी उस पीड़ा में शामिल हैं जी। हमारे वजूद से यूँ बेखबर ना रहो, ये जनता की, आम जनता की आवाज़ है जी। हमारे वजूद से यूँ बेखबर ना रहो, चमक के गिरने में वक्त नहीं लगता। ये घटा के बादल हैं जो हो रहा है, ये घटा के बादल हैं, बरस तो जाएंगे, और हमारी चमक से रोशन जहाँ होता जी। हमारी चमक तो, जो जनता की चमक है वही देश को बनाती है। ये उस चमक को क्यों धुंधला कर रहे हैं? एक जगह आग जलाते हैं, उसकी आंच दूसरी जगह पहुंचती है। ये आग जलाने वाली बात चाहे अखलाक भाई के साथ हो रही हो, या मुजफ्फर में हुई हो, या मेरठ के किसी गांव में होती है। दिवाली वाली रात मैं मेरठ के गांव में, एक मुसलमान गांव में था, और वहाँ वो लोग एक छोटे से कमरे में 20, 25, 30 लोग सो रहे थे, बच्चों समेत। मुझे भी वहाँ पर सुलाया गया, और मुझे पता पड़ा ये मुजफ्फरनगर की घटना उन सब लोगों को मजबूर कर रही है कमरे में सोने के लिए। जब मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो कहते हमें शिक्षा की कमी है, हमें एजुकेशन नहीं मिल रही ताकि हम मजबूती से जी पाएँ। एक प्रश्न मेरा भी है आप लोगों से, मीडिया वालों से, ये हिंदू शब्द कहाँ से आया? क्या तुलसीदास जी के समय में हिंदू था?
जी। रामायण में होता, हिंदू शब्द होता तो रामायण में होता, उसके बाद भी किसी में था। ये हिंदू क्या है? हमारे संविधान में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग लिखा जा रहा है जी। और ये किसके लिए लिखा? राजनीतिक लोगों के लिए। एक जगह कहीं गाय का मांस होता है, कल गाय का मांस लेकर दिल्ली में आने वाले थे, कितना हंगामा हुआ था जी। पता करो, गाय का मांस था, भैंस का था। ये राजनीतिक लोग वो नहीं पूछेंगे, ये आपस में क्यों आग लगाते हैं? कल जंतर मंतर पे मैंने उस आग को देखा था, उस चमक को देखा था। ये क्या है जंतर मंतर पे आकर के? ये क्यों नहीं समझते राजनीतिक लोग कि इनके देश में जो जनता रह रही है वो अब उसको क्यों नहीं जगाना चाहते? क्यों नहीं चेतना जगाना चाहते? देश प्रेम सीखे, राष्ट्र को बनाना सीखे, राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। किसी आम आदमी को आपने देखा आज तक जो निकल के बात करे? उसको तो ठोकर पे डालते हैं। इनके पास एक हथियार है जी, वो हथियार है पुलिस। और पुलिस हथियार जो है वो हमेशा नहीं चलता, चाहे ब्रिटिश लोग चलाएं या कोई भी चलाए। हमारे अंदर से डर निकलना चाहिए। हमको डराते क्यों हैं? अखलाक भाई जो 70 साल पुराना एक गांव था, सब मिलजुल के रहते थे, आज तक वहां कुछ भी नहीं हुआ। कोई तो कारण है जो वहां से आग लगी, चिंगारी जली। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के और दूसरी जगह भी हैं जहां पर यह बहुत आसान है, जहां एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोग नहीं जानते वो क्या है मजबूरी जो हमारे वजू जा रही है। कोई तो है, कुछ तो है जो हमारे दिल को, हमारी आत्मा को सुन्न कर रहा है और हम अपने चादर को उस पर लपेट रहे हैं। हम एक गूंगे बहरे इंसान की तरह, अपाहिज इंसान के तो देखे जा रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ज्ञान जी, क्या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार नहीं है, देश की वासी और जनता? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमको शिक्षा ऐसी नहीं मिल रही है जो देश प्रेम सिखाए। हमें शिक्षा मिल रही है, गली गली में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी बोलना सीखो। अगर फ्रांस में क्या अंग्रेजी बोली जा रही है? फ्रेंच बोली जाती है। जर्मन में अंग्रेजी बोली जा रही है, जर्मन बोली जाती है। और मैं उसका गवाह हूं कि मुझे एक जर्मन के आदमी ने 3 घंटे तक परेशान किया था जर्मनी में, और मुझे कहा था कि जब जर्मनी आओ तो इंग्लिश नहीं बोलना, जर्मन सीख के आना। ये देश प्रेम था उस जर्मनी का। और हम क्या हैं? मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूं और हिंदी में बोलता हूं, सब समझते हैं। जरूरी तो नहीं मैं अंग्रेजी में बोलूं। ये क्या, हम अंग्रेज चले गए लेकिन हम अंग्रेजों की गुलामी आज भी कर रहे हैं अंग्रेजी के माध्यम से। और ये शिक्षा जो हमें देश में नहीं सीखने दे रहे, किसी पॉलिटिशियन से पूछो कि देश क्या ये पॉलिटिक्स जो है ये भी अंग्रेजों की देन है कि आप फूट डालो, राज करो? यहाँ है कि धार्मिक भावनाएं भड़काओ और वोट बटोरो। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। बड़ी अच्छी बात कही आपने आज के मौके पर। ये फूट डाल रहे हैं हमारे बीच के, और हम अशिक्षित लोग हैं, हम नहीं समझ पा रहे इनकी चालों को। जो भी आता है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, वहां इसी चीज का राज हो रहा है। जाति का राज है, धर्म और क्या है? ये धर्म को भी इसलिए नहीं मान रहे। धर्म क्या है? देश सेवा करना, अपने कर्तव्य निभाना। वहां पर दूसरी चीज ले आते हैं। गाय है, सुअर है, क्या है? एक जानवर है, उनको रहने दो। ठीक है, गाय में एक बात थी धर्म के हिसाब से, उसको भावना से ऐसा क्यों उबालते हैं कि लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? कोई अश्वाक बनता है, कोई राम बनता है, कोई तिलक रखता है। अरे मंदिरों में भी तो ये बात नहीं है ना, वहां छुआछूत अलग बात रखती है। ये क्या है? हम आजादी के 70 साल के बाद अपने देश को पहचानना भूल गए। हम ये भूल गए कि हम इस देश के वासी हैं। इस देश को, गांधी को भूल गए। गांधी ने क्या किया था? उन्होंने जो हमारे दूध छुआछूत वाली जाति उसको हरिजन कह दिया, और हरिजन चल रहा है। हरिजन मतलब भगवान का भक्त। और ये जो चल रहा है इसको क्यों नहीं मनाते? गांधी को भूल गए हैं। उस बेचारे लाल बहादुर शास्त्री को, जिसे जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसकी मौत का भी सवाल उठा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का जो था उस पर नहीं लगेंगे। एक अश्वाक को लेकर चल रहे हैं। 70 साल एक गांव में जो शांति थी उसको एक तिल्ली लगा दी और पूरा देश उससे जल रहा है। ज्ञान सिंह ज्ञान जी, आपका गुस्सा बहुत जायज है और जो आप बोल रहे हैं ये आपका अनुभव बोल रहा है। आपकी आंखों ने सब कुछ देखा है। आप एक प्रोफेसर हैं, आप राष्ट्रीय चेतना के लिए सफ़र करते रहे हैं, देश भर में आपने अभियान चलाया है। लेकिन ये बात हमारे देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है, और कम से कम सियासतदान, राजनीतिक लोग जो ये राजनीति करते हैं, उन्हें इन सिद्धांतों को अपनाने की ज़रूरत है। दुष्यंत नागर मेरे साथ हैं। दुष्यंत जी, आपने कुछ दिन पहले हमने आपके साथ जो प्रोग्राम किया था, आप उसमें भी शामिल हुए थे। दादरी के ऊपर ही था वो। ये मुद्दा लगातार नेशनल मीडिया में छाया रहा है। आज हमने कोशिश की है कि अखलाक को बख्श दिया जाए, ये अपील की जाए सारे राजनीतिक दलों से।
इस प्रोग्राम को मैं करता रहा हूँ, इस मुद्दे पर मैं भी यहाँ पर आता रहा हूँ, और मेरी भी ये विडंबना है कि मुझे खुद बार बार अच्छा नहीं लगता कि मरहूम अखलाक की रूह को, आत्मा को परेशान किया जाए कि इस दुनिया के लोग अब भी उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। मृत्यु लोक इसे कहा जाता है जहाँ से वो चले गए हैं, और उन पर राजनीति हो रही है। सवाल यही है कि क्या अब अखलाक, मरहूम अखलाक को बख्श नहीं देना चाहिए? ये शर्म की बात नहीं है हमारी राजनीति के लिए? नहीं, आप इस विषय के ऊपर लंबी बहस करके ऐसा भी कर सकते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। तो बिल्कुल भी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, ना आपके टाइटल से सहमत हूं कि अखलाक को बख्श दो। बहस होनी चाहिए, क्या कारण थे, क्यों ये घटना हुई, अखलाक की हत्या क्यों हुई, अखलाक की हत्या के ऊपर ये सारी जो राजनीतिकरण, इसका पूरा जो एक नया रूप दे दिया गया है, उसको पूरा चेंज ही कर दिया गया है, जिसको बिहार के चुनाव में भुनाया जा रहा है, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। उसके लिए कोई कानून भी बनना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं दोनों से प्रश्न करना चाहूँगा। हमारे गोयल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, गोयल साहब ने बहुत अच्छा ओपनिंग रिमार्क्स थे उनके, गाय के ऊपर बड़ा अच्छा कहा। मैं भी किसान पृष्ठभूमि से हूँ, किसानों के लिए कार्य भी करता हूँ लगातार। गाय किसानों के लिए बड़ा उपयोगी पशु है, और उसको पशु कहना नहीं, हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गाय के जो बछड़े पैदा होते हैं वो बैल हमारी कृषि को, खेतों को जोतने के लिए, हरा भरा करने के लिए काम आते हैं, और गाय दूध देती है। गाय के दूध में हमारे हिंदुस्तान की जो 36 नस्लें हैं गाय की, उसके वैज्ञानिक शोधों के द्वारा साबित हो चुका है कि बहुत सारी बीमारियों का ये दूध विनाश करता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुनाव के दौरान एक नारा दिया गया था, पिंक रिवॉल्यूशन को हम खत्म करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रवक्ता महोदय, आपकी सरकार आने के बाद तो सब्सिडी बढ़ गई। 14% जो मांस विदेशों के लिए निर्यात होता था उसमें संख्या बढ़ गई। एक ब्राजील छोटा सा देश है, वहां पे गाय पालक को सब्सिडी दी जाती है। क्या आपने देश में गायों की संख्या की गणना कराई? क्या गौशालाओं की गणना कराई? गायों की आपने बात तो कर दी, गाय की बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन गायों के लिए आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? क्या आपकी केंद्रीय सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए कोई कानून बनाया? क्या स्थिति स्पष्ट है? आज भी एक राज्य में अलग कानून है, दूसरे राज्य में अलग कानून है। मांस निर्यात पे आपने सब्सिडी बढ़ा दी, नए स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं लगातार। आज आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि हम मुंबई पोर्ट पे एक सिस्टम ऐसा इजाद करने जा रहे हैं, कोई हम ऐसी प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं जिससे जांच किया जा सके कि जो मांस निर्यात किया जा रहा है वो गाय का है अथवा भैंस का है। सिर्फ बातें आप कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? फिर जब आप नहीं कर रहे, आप सत्ता में हो, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है कि जिसको कोस के आप अपना जो है काम चला लेंगे, तो आपको इन सब बातों को कहने से पहले सोचना चाहिए कि आपने गाय के लिए क्या किया है। आपसे अच्छी तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं को उत्तर प्रदेश की सरकार का पक्ष नहीं ले रहा। अखिलेश यादव जी ने गाय हत्या के लिए, गौ तस्करी के लिए कानून को सख्त किया, कामधेनु योजना चलाई, कुछ किया, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने गौ की बचाने के लिए किया? क्यों नहीं बना गौ हत्या के निरोधक कानून? ये गौ हत्या निरोधक कानून बनाने के लिए 63 से प्रयास चल रहे हैं। कई मुस्लिम सांसदों ने भी प्रयास किए, जीएम बनातवाला साहब ने पार्लियामेंट के अंदर विधेयक लेके आए, लेकिन आज तक जब हमारी गौ संस्कृति से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है, कृषि से जुड़ी है, सब चीज़ों से जुड़ी है, तो इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। गौ हत्या, मुस्लिम धर्मगुरु भी नहीं चाहते गौ हत्या हो, तो इसके ऊपर किस चीज का इंतजार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ठीक है। आइए दुष्यंत नागर जी, इस बात का जवाब हम लेते हैं। मयंक गोयल, बीजेपी नेता, मेरे साथ जी। सपा उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है। सबसे पहले वहां से शुरू कीजिए आप कि देश भर में गौ हत्या को लेकर अलग कानून क्यों है? देश भर में 2 कानून हैं, एक केंद्रीय कानून, एक राज्य कानून है। केंद्र कानून और राज्य कानून बिल्कुल अलग अलग हैं, और दोनों को अपना अपना कानून बनाने का हक है। जैसे भी मेरे से पहले महोदय बोल रहे थे, सपा पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है, और सपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण गौवंश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध सारे देश में लगभग मोर और लेस है ऑलरेडी, कानून पूरे उपलब्ध हैं।
परंतु देश में कानून है कि चोरी नहीं होनी चाहिए, तो चोरी रुक गई। देश में, पूरे देश में कानून है कि किसी प्रकार के अनैतिक काम नहीं होने चाहिए, तो क्या अनैतिक काम रुक गए? नहीं, उसके लिए फिर दबाव पुलिस के ऊपर है ना। उसके लिए दबाव पुलिस के ऊपर है, और पुलिस आजम खान के इशारे पर है, काम करते नहीं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह गौ हत्या के ऊपर बंदी है, और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से, आज से नहीं, 1952 से जनसंघ का ये रुख रहा है कि हम गाय के प्रति सम्मान श्रद्धा रखते हैं, और इस बारे में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करते। अब उसमें क्या गड़बड़ है? यहां से एक्सपोर्ट होता है बीफ। अब बीफ को जब आप हिंदी में बोलते हैं तो लोग समझते हैं गौमांस या भैंस का मांस या कोई और मांस, तो बीफ में तो सारी चीजें आ जाती हैं। और जब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं जाकर, तो पता ये चलता है कि वो गाय का है या भैंस का है या कोई और है। तो उसी के लिए अब पोर्ट पर ये लगाया जाएगा इस प्रकार की प्रयोगशाला, जिससे क्लियर हो जाए कि गाय का मांस झूठ बोलकर लोग ना बेच सकें बाहर। सीधी सी बात है, उस पर काम चल रहा है। स्लॉटर हाउसेस जो खोले जा रहे हैं नए, स्लॉटर हाउस कौन सा खोला गया? कोई एक स्लॉटर हाउस खोला गया, वो बता दें, जरा नाम बता दें। कोई परमिशन मिली हो तो बता दें। दुष्यंत नागर जी, क्या कोई डेटा है आपके पास? नहीं बता। दुष्यंत नागर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष में 150 के आसपास नए स्लॉटर हाउस खोले गए हैं। लगातार स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं, और फिर आप निर्यात बंद क्यों नहीं कर देते? आप बीफ का ही निर्यात बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश तो जो है देवताओं की भूमि है, और पूरा भारत जो है देवभूमि है। यहाँ मांस का और पशुओं का कटना और रक्त बहना बिल्कुल अनुचित है। आप पूरा मांस निर्यात बंद कर दीजिए। जब मांस के निर्यात बंद हो जाएगा तो खपत भी आवश्यकता के अनुसार जो है घटेगी, और पशुओं का वध होना ही बंद हो जाएगा, पूरी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। आप भी मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। सभी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल को मूल मुद्दे के समाधान से कोई मतलब नहीं है। असली मामला है कि इसी तरह से भावनाओं को गरम नरम करके काम चलता रहे। अभी मैं पूछ रहा था कि पूरे देश में कितने स्लॉटर हाउस बने हैं, एक स्लॉटर हाउस का डेटा नहीं बता पाए, किसी का नाम नहीं बता पाए। उत्तर प्रदेश का बता, उत्तर प्रदेश का जो बता रहे हैं उसकी किसकी परमिशन बीजेपी ने दी है? सपा सरकार है, वो परमिशन दे रहे हैं, और उसमें किसमें गाय को काटने की परमिशन दी है? बीफ निर्यात बंद नहीं हो सकता। बीफ निर्यात का मतलब गौमांस के ऊपर पूर्ण बंदी है भारत में, लेकिन हम भैंस के ऊपर कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, उसमें कोई सरकार पेंडिंग नहीं कर सकती इस चीज़ को। बाकायदा हमारे देश में आज़ादी से पहले से ये चला आ रहा है, 60-70 सालों से कांग्रेस नहीं कर पाई, हम इसमें क्या कर लेंगे 1 साल के अंदर? ठीक है, चलिए आइए, राजनीति की हम बात कर रहे हैं। अखलाक को बख्श दो, इस मुद्दे को भी हमें पकड़ कर चलना है, इससे भटकना नहीं है। विधुड़ी जी, अखलाक को बख्शने के लिए जो राजनीति हो रही है, जैसे कि दुष्यंत नागर ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए कि जो घटना हुई है वो दोबारा ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे, ये तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन मुद्दा आखिर ये है कि ये राजनीति का इस तरह का स्टंट क्यों? ये कौन सी राजनीति है? अक्षय जी, मैं नागर जी की सारी बातों से सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा कि गौमांस के ऊपर जो बातें कही, पिंक रेवोल्यूशन इनके मैनिफेस्टो में था कि पिंक रेवोल्यूशन को हम पूरी तरह से बंद करेंगे, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उस पर सब्सिडी दी गई। मैं वो बात बोलने ही वाला था, वो नागर जी ने बोली, उसका मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो सबसे पहली बात ये उठती है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी गरमाया क्यों गया, ऐसी हत्याएं हो क्यों रही है? एक गांव जिसमें इतने सालों से एक दूसरे धर्म, एक दूसरे मजहब, एक दूसरी जात बिरादरी के साथ मिलके जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों में ऐसा क्या हुआ कि जो वो लोग, उन लोगों ने एक मॉब बनकर एक अपने पड़ोसी को मार दिया? ऐसा क्या किया उसने? कहाँ से प्रेरित, ये सब कहाँ से गाइडेड था? यही तो हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों का ये जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, इन लोगों का ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं। अगर आप इंक्वायरी कराएं इस पर तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो ये जो ज्ञान जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि देश के लोगों ने वही थीम पकड़ रखी जो अंग्रेज़ों की राजनीति थी कि फूट डालो और शासन करो, तो ये हिंदू मुस्लिम और जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने तो फूट डाला हमारे अंदर, इन्होंने हमें धर्म के आधार पर, भावनाओं के आधार पर
इन लोगों ने धर्म की इन्हें ना तो किसी काम से कोई लेना देना है। इनके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो इन्होंने बोला आज वो सारे चुनावी जुमले बन गए हैं भाजपा के। समाजवादी तो इसमें आप सिर्फ एसपी को और बीजेपी को शामिल नहीं कर सकते, आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं बताता हूँ आपको, हमने कभी भी आज तक हमने किसी भी धर्म की बात नहीं करी होगी। हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। हमने कभी, हमारे लिए सारे धर्म एक बराबर हैं, हम सबको बराबर नज़र से देखते हैं। और हमारी पार्टी आज तक, मुझे बता दो किसी नेता ने हमारे ने कोई इस तरह के कमेंट्स करे हों। हमारे नेता हमेशा ये कहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी गए वहाँ पे तो उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात की हो तो बताइए हमें। उन्होंने सिर्फ इंसानियत की वहाँ पे एक इंसान मरा है, ना कोई हिंदू मरा है ना मुस्लिम मरा है, वहाँ एक इंसान मरा है। वो मास्क किसका था किसका नहीं था, आप उसकी लैब टेस्टिंग कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और वो इंसानियत को मारा जा रहा है। ये आप राजनीति कर रहे हैं, आप बहुत मुद्दे हैं। मैं इनको बार बार ये पीछे भी मैं एक डिबेट में बैठा था, मैं वहाँ भी यही कह रहा था कि हिंदुस्तान में मुद्दों की कमी नहीं है, आप विकास के नाम पे चुनाव लड़िए, आप कुछ करने की तो मुद्दे वो भटकाने हैं ना, बनाए जा रहे हैं। ये 2017 की तैयारी है और जो चुनाव हो रहा है एक स्टेट में, उस स्टेट के लिए ये सारे मुद्दे बनाए, वहाँ के मुद्दों को भटकाने के लिए। वहाँ कोई मुद्दा उनके पास कुछ है नहीं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चुनावी जुमले बोले हैं। वहाँ नीतीश कुमार जी दोबारा से वहाँ बनने जा रहे हैं, उसके लिए मुद्दा भटकाने के लिए और भावनात्मक वो चुनाव बनाने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही है। चलिए आइए, मेरे साथ पैंथर्स पार्टी से राजीव खोसला हैं। राजीव, अब एक सवाल ये उठता है कि इस तरह के मुद्दों से क्या एक प्रदेश में, जो देश में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ की राजनीति का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में क्या है हम सब जानते हैं, क्या ये मुद्दा इसीलिए है कि वहाँ के मुद्दों से ध्यान भटके? क्या ये मुद्दा इसलिए है कि जनता को मुद्दों पर वोट ना देना पड़े? एक सांप्रदायिकता की आग बहुत आसान होती है, थोड़ी सी हवा देनी पड़ती है और भावनाएं भड़क जाती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक अगर थोड़ी आग लगती है उसको बुझाने के लिए बड़ी आग लगानी पड़ती है। जैसे कि आप पहले ही देख लो, हमारे काबिल दोस्त ने कहा कि कांग्रेस ने अभी आज तक नहीं किया, 1984 में क्या हुआ था, 1984 में जो सफ़ेद पाउडर आया था कहाँ से आया था, जिसके लिए आज भी जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और जो हमारे जो एक अपने आप को फिल्म स्टार मानते हैं अमिताभ बच्चन, उन तक का नाम था कि उन्होंने सफ़ेद पाउडर ला के दिया और एक जलजला पैदा किया पूरे हिंदुस्तान में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है तो उसके साथ कई शाखाएं टूटती हैं। तो वो क्या था? ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, कहीं ना कहीं आपस में भड़काने के लिए। आप मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि स्लॉटर हाउस कितने खुले, कितना सब्सिडी बढ़ गई। गुजरात में आज तक अभी भी नॉर्दर्न रेलवे के माध्यम से गौ मांस दिल्ली तक आता है, जबकि रेल में एक अलाउ है, सिर्फ फिश के अलावा कोई मीट नहीं आएगा, मगर सारा भ्रष्टाचार के रूप में आता है। किसको नहीं पता? मोदी जी को नहीं पता, सब जनता को पता है, सिर्फ वहाँ के सीएम को नहीं पता। अगर ये सीएम को नहीं पता तो गुजरात में क्यों राज कर रहे हैं? गुजरात में इतनी गो वंश होता है, गो हत्या होती है, जिसका मीट हमारे काबिल दोस्तों ने, प्रेस रिपोर्टरों ने कई दफ़ा उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसको शो भी करा, यहाँ तक कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छापे का प्रोग्राम भी रखा। मगर वो बात है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसा भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। स्टेशन से 50 किलोमीटर पहले ही सारा का सारा मीट डाउनलोड कर दिया गया। तो ये चेन बनी हुई है। ये जो आज अगर आप अपने पुराने नेताओं की प्रॉपर्टियां देख लो, जिनके पास एक 10 रुपए नहीं थे और आज वो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, कहाँ से खेल रहे हैं? इनके बाप दादा की जागीर है। भट्टा पार्सल कांड में आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, जब भट्टा पार्सल गांव में किसानों को मारा गया, एक छोटे छोटे बच्चों को बिटोड़ों में डाल दिया गया, वहाँ की महिलाओं के साथ रेप किए गए, तब ये कहाँ थे सारे के सारे? तब किसी ने नहीं बात करी किसानों की मौत के बाद। जो वहाँ के जो नेता थे मनवीर तेवतिया, उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया और उनको उठा के मायावती के राज में जेल में डाल दिया। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने उनको बचाया, उनको होस्का से गिरफ्तार कर लिया गया था। मायावती के राज में उनका इनकाउंटर करने का पूरा विचार था, मगर प्रोफेसर भीम सिंह ने मैंने साथ जाके, हमारे चंद्रमोहन जी ने साथ जाके तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई कि उत्तर प्रदेश सरकार एक यहाँ से मनवीर तेवतिया को किडनैप करके लेके गई है। वो FIR आज भी दर्ज है, जिसकी वजह से मनवीर तेवतिया किसान के बेटे की जान बची। तो ये सब गुंडा राज है, ये पैसे की दल पे अपनी राजनीति करते हैं। कभी गाय का मीट फेंक के, कभी सूअर का मीट फेंक के, या कभी गजेंद्र जैसे कथित किसान को सरेआम जंतर मंतर पे लटका के। ये सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आजकल
पहले परिभाषा थी जनता सेवा की राजनीति, मगर आजकल राजनीति चल रही है पैसे की। 2-2 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के लाएंगे, 5-5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो आके गौ मास में सब्सिडी नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? आके फिर ये अडानी अंबानी को आगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये सब इनकी राजनीति। हमारे और भी सम्मानित पैनल हमारे साथ हैं, इनसे हम इस पर जवाब भी लेंगे। और दुष्यंत नागर, आपके पास में लौटूंगा ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे। और जो राजीव खोसला कह रहे हैं कि गुजरात से बड़ा एक्सपोर्ट होता है गौमांस का तमाम देश में, पूरे देश में, इस पर भी हम जवाब लेंगे। आपके पास आऊंगा मैं ज्ञान सिंह ज्ञान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सब कुछ हो रहा है, इस सब के बावजूद आखिरकार देश के लोगों का कर्तव्य क्या होता है? इस तरह की राजनीति को झेलना या इसके खिलाफ लामबंद होना, उठ खड़े होना, आखिर ये कब तक चलेगा? ये चर्चा जारी है। एक ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए जस्ट खबर।